करते हुए मेरा निवेदन रहेगा, इस सत्र के मुख्य वक्ता की नोट एड्रेस प्रोफेसर एस के सिंह साहब से। आप प्रोफेसर एवं विभाग अध्यक्ष हैं, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज, JNU जोधपुर। 29 ईयर्स से आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है सर। आपके सानिध्य में 5 मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट इन एसोसिएशन विद IIT दिल्ली, IIT कानपुर, MINT जयपुर, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर के साथ ही आप IIT कानपुर बिट्स पिलानी के एक्सटर्नल रिसर्च सुपरवाइजर भी हैं। 65 आपके रिसर्च पेपर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेफर्ड जर्नल, मैगजीन्स आदि में प्रकाशित है और 150 से अधिक सिविल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट पे भी आपका काम है। विशेष रूप से चर्चित हैं आप राजस्थान सरकार एवं केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थानों के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग से संबंधित विभागों में आप सक्रिय पदाधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। स्टेट सीवरेज वेस्ट वाटर पॉलिसी हो या स्वच्छ भारत अभियान हो आदि तमाम संस्थानों में आप पदाधिकारी एवं सक्रिय अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। आपकी USA, सिंगापुर, चाइना, जापान, जर्मन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया आदि देशों में अपने रिसर्च से लेकर शोध यात्राएं भी है। सर, आपका गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण संरक्षण शोध पीठ की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और इस आभासी मंच पर आप सादर आमंत्रित हैं परम आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर एस के सिंह साहब। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स सर। आवाज आ रही है रामस्वरूप जी? जी सर, आ रही है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक्स Guru Jambeshwar Environment Conservation Research Chair for inviting me on this occasion and deliver a talk on the environmental management plan tool for the sustainable development. मैं श्री गंगाराम जी जाखड़ जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि SRV मूर्ति साहब, वो मेरा सादर प्रणाम, क्योंकि मेरे टीचर भी रहे हुए गंगाराम जी और वरिष्ठ साथी थे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर। तो मैं ज़्यादा, और साथ में मैं श्री हेम सिंह जी गहलोत, उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, और प्रवीण जी का जिन्होंने, और विशेषकर RK बिस्मई साहब जो रिटायर्ड चीफ इंजीनियर PhD हैं, जिन्होंने मुझे बोला कि अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें इस मौके पर। तो मेरा स्पेशलाइजेशन तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि एनवायरमेंट इस शोध पीठ से इसको करने का। गुरु जम्बेश्वर जो शोध पीठ है, जो एनवायरमेंट के फील्ड में काफ़ी जो संगोष्ठियाँ वगैरह करा रहा है, मेजरली जो है इनका जो फील्ड रहा है वो रहा है कि वन संरक्षण के ऊपर। तो मैं भी अपना जो स्टार्ट करना चाहूँगा कि आज की स्थिति हमारे पर्यावरण की क्या बनाई है। एक रामचरितमानस में एक चौपाई आती है जो आज के परिप्रेक्ष्य में उसका जो सेकंड पार्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नर तन भव बारित को मेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान राम कह रहे हैं ये, मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। इसका मतलब है कि इस शरीर में, मनुष्य शरीर में हवा का आना जाना मेरी उस पर सबसे बड़ी कृपा है। Means the incoming and outgoing of air in the human being is my blessings on human being. ये भगवान राम कह रहे हैं। और इस कोरोना काल में हम सभी ने इस चीज का अनुभव किया होगा कि एक एक श्वास के लिए, एक एक हवा के लिए, आने जाने के लिए हजारों हजार लाखों लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं। इसके पहले शायद हमने इस श्वास की कीमत को पहचाना ही नहीं था, लेकिन हमने इस हवा का कर क्या डाला, जो इतनी बड़ी कृपा है, जिसकी चीज के होने से सब कुछ है और जिसकी चीज के ना होने से कुछ भी नहीं। उस हवा को हमने क्या बना डाला? क्या वो सांस लेने लायक रह गई है या नहीं ले? इस पे भी हमें विचार करना पड़ेगा। और एकमात्र मशीन है वो है एयर, कुछ जो साफ करने के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, वो है पेड़। आज तक दुनिया में कोई मशीन नहीं बनी जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट में है
उसको कन्वर्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट करे। ये मात्र एक पेड़ ही ऐसी चीज है जो कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करती है और उसको बैलेंस बना के रखती है। बट व्हाट इज हैपनिंग, हो क्या रहा है? सो everyone in the living in this world is working in his whole life, हम पूरे लाइफ काम करते हैं टू fulfill the desires और ड्रीम्स, अपनी हमारी जो डिजायर्स और ड्रीम्स है उसको हम फुलफिल करने के लिए हम काम करते रहते हैं, रात और दिन करते हैं। और यदि मैं इस पॉपुलेशन को पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन को डिवाइड करूं, तो ये मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं। एक वो पॉपुलेशन जो कि इस वर्ल्ड की 80% रिसोर्सेज को ओन करती है, और एक वो पॉपुलेशन जो कि मात्र जो रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड के 20% ओन करती है। बट 10% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ओन 80% ऑफ द रिसोर्सेज। तो मैं उससे कह सकता हूं दे आर इन द minorities of haves. The population can be categorized as minority of haves. And other population, which is a huge population, we can categorize it majority of have-nots. And they are these unlucky people or human beings who spend their whole life just to meet their basic needs, and their life ends eventually. Even in this corona period, हम सब ने देखा है कि दवाइयों के पैसे भी लोगों के पास नहीं थे और इस दुनिया में नहीं रहे। So hence it is not right to say that have and have nots have same kind of desire or dreams. So our universal message that must be on that particular today in the environment day, or the we must consume everything with care and use resources judiciously, because sustainable development matlab use resources today to fulfill the demands and also leave the resources for the future generation. They use the resources judiciously. And we know that have-nots, that population category, are using or already consuming or using with care judiciously. Hence, the message has to be given to the population that is categorized as haves, that they should consume with more care. This is the thing. So, but here we see, if you divide, every government, maybe the state government, the central government, or the government of India, government of US, in the world, every government is trying to fulfill the basic needs and wishes of their citizens by executing various projects or various developmental projects, we can say it, projects or schemes. And all developmental projects or activity contributes pollution in one way or in another way. We can't say that that particular project is not contributing any pollution. No. That is contributing pollution in one way or another way. Either this is the industrial sector, it is the agriculture sector, it is the infrastructure sector. So we can include in the infrastructure the residential, commercial, highways, etc. So when you are executing these projects, so we need to manage the environment. So we have to address the environmental issues related to these projects. So therefore, the environmental management plan is needed, because that plan address only the environmental issues related to these projects. Because all pollutants, they are from these projects, execution of these projects. So it means what? So what we are doing today in the environmental management, name of the environmental management plan, we are just compiling the existing data. Just compiling the existing data for the various related attributes. But truly speaking,
what is, in my opinion, the environmental management plan is basic guiding document. It is a basic guiding document for any level. That is at the national level, it may be the state level, it may be your district level, city level, or the village level, at any level, for the future social and economic development. So that plan. So that is the environmental management plan. Because if you prepare this environmental management plan starting from a village, because what activity are taking place in the village or in a city, and what will be required in future for the economic and social development of that particular town or that particular city or that particular district or that particular state or for that particular nation. If today I know the requirement of my nation, suppose I am predicting for after 15 years, for in 1936, what will be my population of the country? But we have to predict today. So for that particular population, because we have to provide the livelihood to that particular population, what project will be needed? And that projects or that activity will, how much pollution, how much pollutant they will release, and how to counteract this. So if I calculate today this pollution development, then, and that should be within the assimilation limit of the nature, then we can say that we have planned the thing accordingly. So it means the basic requirement that is needed for the future planning is what? It may be, initial thing is what? It is the population. It is the population. I'm not, just a minute, don't take it otherwise. जब आज जो क्वेश्चंस आते हैं कि सब अभी जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है इतना कम क्यों हुआ, टीकों की कमी क्यों है, द रिप्लाई फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि सब हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और अमेरिका ने इतना ज्यादा कर दिया वहां पॉपुलेशन, क्या हमको मालूम नहीं था कि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, आज पता लग रहा है. So always planning is for the future. So main thing is, if you know the population of city, population of district, population of country for the future, this period के लिए आप plan कर रहे हैं, generally it is for the 15 years and then for the next stage is for 15 years. Generally we plan for the 30 years planning. Okay. Like then this NGT has directed all the state government to make the district environmental management plan for even in Rajasthan. But what is happening in the name of the plan? Every district is sending the past data. This is the situation in the district. What is the planning? Planning for the 15 year in 2036 and 2051. Possible industrial development to meet the requirement of that population, means the future population. What are the possibilities of industrial development? Planning for the local available resources in that area. Because if we plan the things that we provide the livelihood for our public, for our persons, for the citizens at local level, according to their qualification and expertise, so they will not move to the city. So that will reduce the load on the urban center. Then possibility of development of agro-based industries, possibility of chance of change of crop patterns, because agriculture reforms, possibility of industrial development, possibility of institutional development, school, colleges, hospitals, public amenities, administrative setups, not for today, for the future, to meet the requirement of the future population. And we have to plan today. That will, then we can show that we are going toward the sustainable development. Possibilities of surface transport,
assessment of the major thing here, assessment of future water requirement for various activities. That activities you are planning for the future, then water requirement. What is the required and what will be the source of that water? What will be the source of that water? Because you have to meet the demand. Even today, we don't have the data exact data. So what is our requirement for the agriculture purpose? At village level, at micro level, I'm talking about the micro level. At district level, at state level, they may have the state level data that the Rajasthan will require this much of water. Okay, but for the village level, we don't. Then proposed wastewater. Because when you are using the water for all these activities, what will the ultimate? The water which is once used, it will come out as the wastewater. Then what will be the collection system? What will be the treatment system for that future plan? Then how it will be recycled for the various activities. Then chances of river or lake or water body pollution. We have to predict it today. And according to that, if you are not predicting, you can't move forward. So it means when you are considering the various environmental issues that are related to the any project or activity, that may be source of pollution, we have to know. Then causes of pollution, we have to know. Transport of pollution, pollutants, how this pollutants is transport, and dispersion behavior. Either it is the two-dimensional problem, it is the three-dimensional problem, it is the local problem, it is the regional problem. Then effect on ecosystem. Effect on ecosystem means receptor. Your receptor may be ecosystem because they're part of the ecosystem. Human being, element, plant life, building, earth, even the atmosphere itself. What will be the effect if we are going or we are developing or executing the following activities or following projects? What type of pollutant will release and they will join this atmosphere or the ecosystem? How it will be affecting it? So these are the environmental issues you have to deal with. So our control objective, what should be our control objective? Because you can't just prevent this pollution. There will be the pollution. When so objective, what should be? The objective must be to minimize the concentration of pollutants which are to be released in the environment. That should be within the assimilation limit of the nature. हम उतना ही pollution छोड़े, pollutants जो कि nature की limit के अंदर, जिसको nature automatically उसको assimilate करे. So to deal this problem or the environmental issues, so we have to formulate the objective, then we have to formulate the philosophy. What should be our control philosophy? So according to me, the control philosophy must be, first control philosophy, that should be the reduction. कम करें ना pollutant, reduction, then recovery, reuse, recycle, पूरा, and proper operation and maintenance of the facility. हम सारी सिटीज में देखते हैं, सब जगह पर देखते हैं क्या हो रहा है. तो सब पानी सड़क पे आ रहा है, सीवेज का पानी, सीवर लाइन पड़ी हुई है. क्यों आ रहा है सड़क पे? Either it is not of the it is not properly designed or it is poorly maintained. So proper operation and maintenance of the facilities, this is also essential requirement. So first we have to demark all the possible areas if we are going for the sustainable development. So in our environmental management plan, so if we prepare them, so I just give one example. In pandemic time, this time, we all felt, सबने महसूस किया कि साहब हमारे पास हॉस्पिटल्स ही नहीं है, बेड्स ही नहीं है.
कहां पर भर्ती करें, क्या करें? सो अकॉर्डिंग टू हेल्थ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2017 जो भी रिलीज की है, मैं एक आपको पाली जिले का है, बिकॉज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान have just requested me to prepare the environmental management plan of the Pali and Sirohi district. So I am preparing this one for the future. So just I give the one example for Pali district. So the need of, according to that policy, not according to the WHO standard, but according to our policy, the total ICU bed required in 2036 in urban area will be, just I'm giving the data, 352. For rural area, 1136. So this will be the only ICU bed for the Pali district. But अभी कितने हैं आपको और हमको मालूम है. Other beds, other than ICU bed in urban area, urban area means जहां पर म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पालिका हैं, 928. फॉर रूरल एरिया 2994. 2036 में इतने की जरूरत पड़ेगी एक नॉर्मल मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए, पेंडेमिक के लिए नहीं. सो टोटल आईसीयू बेड इन पाली डिस्ट्रिक्ट दैट रिक्वायर्ड इज 1488 एंड अदर्स 392. इतनी पाली डिस्ट्रिक्ट. यदि मेरे, व्हाई दिस इज नीडेड, 2036 में मैं यदि पाली डिस्ट्रिक्ट को एक अच्छा हेल्थ सिस्टम देना चाहता हूं तो मेरे पास 1488 आईसीयू बेड होने चाहिए और 3922 दूसरे बेड्स होने चाहिए. 2036 के 15 साल बाद की प्लानिंग करो अभी, और अभी हम प्लान कर सकते हैं कि मेरी पॉपुलेशन क्या होगी 2036 में, उस पॉपुलेशन के हिसाब से. और मुझे जरूरत क्यों है? बिकॉज व्हेन वी प्रोवाइड द हॉस्पिटल्स और मेडिकल फैसिलिटी, दे विल जनरेट बायोमेडिकल वेस्ट. मुझे बायोमेडिकल वेस्ट को प्रोसेस करना पड़ेगा, मैं उसको ऐसा नहीं फेंक सकता. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई विल जनरेट द दिस, develop the facility of biomedical waste. So if I develop a particular biomedical waste facility, इतने वेस्ट, कितना वेस्ट आएगा वो मुझे कहां से मिलेगा? इस फैसिलिटी से मिलेगा. So environment management planning and sustainable development दोनों एक टूल हो गया, की टूल है. ये जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको. और टोटल जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की मैं बात करूं पाली डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो टोटल म्यूनिसिपल जो सॉलिड वेस्ट जो निकलेगा पाली वेस्ट का, पाली का, इन 2036 में पर डे की बात कर रहा हूं, इन अर्बन एरिया 197 मीट्रिक टन इज द म्यूनिसिपल वेस्ट, और रूरल का होगा 165 मीट्रिक टन. सो वी हैव टू, जो वेस्ट सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात कर रहा हूं, इस सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज करने के लिए मेरे पास साइट होनी चाहिए. आज से, आज जो हमारे जो सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के लिए कॉलोनी डेवलप कर दी है, बिना इसको देखे हुए कि साहब ये वेस्ट कहीं जाएगा भी, घर का वेस्ट घर के बाहर फेंक दिया. और क्या कर रहे हैं हम लोग? और हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम वहां पर डस्टबिन रखने के लिए, कोई कॉलोनी में कहीं जगह नहीं है. तो कहां रखे जाते हैं? ट्रांसफार्मर के नीचे, या वहां पर कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है उसके कोने के ऊपर, वहां पर हम अपना डस्टबिन रख रहे हैं. अब तो ठीक है, होम टू होम कलेक्शन है, बट ट्रांसफर स्टेशन तो होंगे ना. ट्रांसफर स्टेशन जब होते हैं उनकी भी जगह हमने प्लान नहीं की सिटी प्लानिंग में. दिल्ली का एग्जांपल देता हूं मैं, कि दिल्ली के अंदर कह रहे हैं सर इतना ज्यादा पोल्यूशन है, किसके कारण से हो रहा है? ये बिकॉज ऑफ पराली एंड बर्निंग. नोबडी इज सेइंग दिस इज, इन फैक्ट दिस मे बी वन रीजन, बट अदर रीजन इज बिकॉज यू आर कंस्ट्रक्टिंग द हाई राइज बिल्डिंग्स. पहले क्या थी? 10 माले की बिल्डिंग थी, उसको उठा के 20 कर दिया, 25 कर दिया. सो देयर इज अ बोटलनेक फॉर्मेशन, देयर इज नो स्पेस फॉर द डिस्पर्सन ऑफ द एयर पोल्यूटेंट. तो जापान में क्या सिस्टम है? वहां पर एक बार प्लानिंग हो गई कि इस पर्टिकुलर एरिया में इससे ज्यादा हाई राइज की बिल्डिंग नहीं बनेगी, और नहीं बनती. हमारे यहाँ क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट यू कीप द रोड विड्थ. So there must be a specific policy, a specific standard for the urban development and for the rural development. Okay, what will be the minimum road width? What will be the maximum height permitted? How, where will be the parking places inside the house, outside the house in urban area? Minimum number of trees
inside house and outside house. There must be the policy. और अभी भी कई नगर पालिकाओं में है कि एक पेड़ आपको हर घर में लगाना है, बट कितनी फॉलो हो रही है पता नहीं. सो हम कर क्या रहे हैं? पोल्यूशन को क्या कर रहे हैं हम, किस तरह कंसीडर कर रहे हैं? वी ऑल आर कंसीडरिंग द पोल्यूशन एज अनवांटेड बेबी. आइदर दे आर द इंडस्ट्रीज और द गवर्नमेंट, और कि सब अनवांटेड बेबी ना, घर में बिना चाहे बच्चा पैदा हो जाए तो कैसे हम केयर करते हैं, उसी तरह से. So like this we are caring this unwanted baby. Or many times we suppose to curb the pollution there is a solution, कोई solution है. So what is happening in our system, administrative system? So even the appropriate solution, this is given by the scientist, given by the researcher, is rejected by the administrators by saying that this proposed solution is not economical viable. What is economical viable? Without considering cost of human being. What is the cost of human being? Cost of environment damage, cost of intangible benefits. So it's not economical viable, so this project cannot, you can't do this. So ultimately, because the time is very short and we are also running late, मैं रामचरितमानस की एक चौपाई है, मैं उससे, और एक तुलसीदास ने एक और चौपाई की है, दोनों पे मैं एंड करूंगा. हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानुष तनगुण ज्ञान निधाना. हित अनहित तो पशु पक्षी भी अपना जानते हैं, और मनुष्य तो ज्ञान का भंडार है. इवन देन हम क्या कर रहे हैं वो हमारे सबके सामने है. एनवायरमेंट के साथ, इकोसिस्टम के साथ हम किस तरह से खेल रहे हैं, हाउ वी आर प्लेइंग, और उसका फल हम देख रहे हैं क्या हो रहा है. और दूसरा, बिकॉज द रीजन इज आवर पॉलिसी मेकर्स आर मेकिंग द पॉलिसी इन एयर कंडीशन रूम्स, सिटिंग इन द एयर कंडीशन रूम्स. किसी भी उनको पूछ लो आज, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, कि मैं यदि धान का और जौ का उनको दे दूं कि इसमें धान कौन सा है और जौ कौन सा, उनको ये पता नहीं लगेगा धान कौन सा और जौ कौन सा है, या ज्वार और बाजरे के बीच में फर्क नहीं बता पाएंगे. एंड दे आर मेकिंग द पॉलिसी सिटिंग इन देयर कंडीशन. तो उसके लिए मेरे को तुलसीदास जी की चौपाई बहुत पसंद है. जाके पैर न फटी बिवाई, वाका जाने पीर पर. और हम सबको सुनी हुई है कि जिसने दुख को झेला ही नहीं है, दर्द को महसूस ही नहीं किया, वो क्या महसूस करेगा. हम रोज टीवी चैनल्स पे देखते हैं, बड़े बड़े डिस्कशंस आते हैं. और आज मैं देख रहा था, किसी ने कहा महंगाई बढ़ रही है तो पेट्रोल डलाना बंद कर दो, खाना खाना ही बंद कर दो. हवा पोल्यूट, कल को ये बोल देंगे हवा पोल्यूटेड हो गई है तो सांस लेना बंद कर दो. बिकॉज एयर और पानी और हवा ना हमने बनाई है, ना हम कहीं प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द नेचुरल गिफ्ट. जब व्हेन इट इज अ नेचुरल गिफ्ट टू एवरीवन, तो मेरा राइट बनता है. ये दिस इज माय राइट. द क्लीन वाटर एंड क्लीन एयर इज माय राइट. So thank you very much for giving the chance to speak on this occasion. And I thanks to the director of this Sodhpeeth, Dr. O.P. Bishnoi, and then Secretary M.C. Galod and Praveen Galod. And thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर एस के सिंह साहब. आपने इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, जल प्रबंधन एवं निकासी, कचरा प्रबंधन आदि से होने वाली हानियां, इनके उचित प्रबंध पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला. निश्चित रूप से आपका जो प्रकाश डाला वह हमारे लिए प्रेरणास्पद है, और उनकी वर्तमान में